हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक एक्टिविटी करके देखते हैं। यह आप लोगों ने घर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मेरे पास जार है, ग्लास जार है जिसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी है, ठीक है। और ये एक मेरे पास पेन है जिसको मैं अब इसमें डिप करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, पेन मेरा इसमें डिप हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं पेन की पोजीशन। यहाँ पर क्या पेन मेरा स्ट्रेट दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ मेरा पेन स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा पेन पानी के अंदर गया तो इसकी पोजीशन और पानी के बाहर जो है वैसी पोजीशन, इन दोनों में डिफरेंस है। मेरा पेन स्ट्रेट था, ये देखिए मेरा पेन स्ट्रेट है, सीधा है। अब पानी में जाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेढ़ा हो गया है। क्यों? तो आज हम इसी क्यों का जवाब जानेंगे। ये ऐसा किस लिए होता है। तो ये सब होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? When light travels obliquely from one transparent medium into another, it get bends. मतलब जब लाइट तिरछा होकर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, when light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends toward the normal. सी बच्चों, ये देखिए, ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ये लाइट रे है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तब ये इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये इस तरह से जाती है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जाती है। इसको इस तरह से सीधे जाना चाहिए था, बट जैसे ही लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ठीक, और ये किस तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये आपकी नॉर्मल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक, इसी तरह व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम तो जाएगी तो हमारे अकॉर्डिंग ये सीधा जाना चाहिए, बट ये क्या करती है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल है हमारी बेटा, ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, रेयरर मीडियम में लाइट रेज इजीली ट्रैवल कर सकती है और डेंसर मीडियम में लाइट रेज इजीली ट्रैवल नहीं कर पाती है, जिस वजह से ये लाइट रेज जो है बेंड हो जाती है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल या कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, अब ये देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। ये आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है बेटा। अब इसमें से इसका आपका एक्सपेरिमेंट भी है, एक्टिविटी आप लोग क्लास में करेंगे। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपका बेटा बाहर जो है रेयरर मीडियम है और ये ग्लास है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर है बाहर तो रेयरर मीडियम है और ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक, जब वो इस ग्लास के ऊपर पड़ती है, अब क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, यहाँ से हम एक नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं तो ये बेंड हो जाएगी। फिर जब ये डेंसर से फिर रेयरर में जा रही है
फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये रे ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड जो ग्लास में लाइट रे पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और जब बाहर जा रही है तो इसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे कहेंगे। ठीक, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, एक्चुअल में जो लाइट रे है हमारी इस तरह से सीधी जानी चाहिए थी, बट वो जब इतने मीडियम को क्रॉस करते हुए फाइनली बाहर निकलती है तो उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल ऑफ एमर्जेंट को ई से हम डिनोट करेंगे। फिर है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज थे वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं। तो क्या है पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर हम पिछली वाली हम स्लाइड देखें तो ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बेटा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आप देखेंगे ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। और द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट है। और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका। फिर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं एयर के कंपैरिजन में, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जिसका आप निकाल रहे हैं। अगर आप ग्लास का एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन निकाल रहे हैं बेटा, तो वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, या आपको क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके कंपैरिजन, एयर या वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ऊपर हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम नीचे। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम 1 क्या होगा। अगर मान लीजिए 2 मीडियम दिए गए हैं, आपको निकालना है वाटर का ऑयल के कंपैरिजन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हम उसको n21 से डिनोट करेंगे और क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है,
मीडियम 1, अगर 2 का आपने निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के कंपैरिजन में, तो आप मीडियम 2 को नीचे रखेंगे और जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो इसको हम N21 कहेंगे। और अगर N12 होगा, ठीक है, मीडियम 1 के विद रिस्पेक्ट टू निकालना है तो मीडियम 1 नीचे हो जाएगा। फिर है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस बेटा आपका जैसे स्फेरिकल मिरर था वैसे आपका स्फेरिकल लेंस है, बट इसमें क्या है, इट इज़ बाउंडेड बाय द टू सरफेस और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा दैट इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, तो आपके पास स्फेरिकल लेंस दो तरह के हो गए, कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका ये हो गया इस तरह का, जो बीच में मोटा होगा, थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस आपका इस तरह से, थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। ठीक, अब इसमें लाइट रेज किस तरह से बेटा, इसमें आपके पास लेंस में रिफ्रैक्शन होती है और मिरर में रिफ्लेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि मिरर का एक साइड पेंटेड होता है और ये लेंस है आपका दोनों ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पर जब लाइट रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, इससे जब पास होंगी तो क्या होगा बेटा, ये कन्वर्ज हो जाएंगी, इस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फोकस। बट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है इस तरह से। ठीक है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, और हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि इसको हम पीछे की तरफ इसको मिला दे रहे हैं, और जहाँ ये एक दूसरे को पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ठीक, तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस हो गया। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस नहीं दिया होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। तो कन्वर्जिंग लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस आपका कॉनकेव लेंस। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेजेस सीखेंगे, इमेजेस बनाना सीखेंगे। तो थैंक यू।